हाय एवरीवन, वे फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो हम सभी पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर को पढ़ के हम ये सभी समझ पाएंगे कि हमारी ये जो दुनिया है ये इतनी रंग बिरंगा क्यों है और कैसे वो हमें ये रंग बिरंगा दिखाई पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। हमारा जो नेत्र होता है, मनुष्य का जो नेत्र होता है वो क्या है। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें उस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही मूल्यवान है और साथ ही साथ बहुत ही सुग्राही है। सुग्राही मतलब बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ये चीज़ों को बता पाता है। यहाँ आप देख पाएंगे एक बात और यहाँ बताई गई है कि ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में से, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय हमारा यह भी है जो चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं, उन सभी को देखने और समझने, साथ ही साथ रंगों को पहचानने में मदद करता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। जो हमारा नेत्र होता है ना, जिस जगह पर सिट रहता है उस गोल से भाग को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। इस नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो नेत्र गोलक के डायमीटर को भी हम लोग समझ पाएंगे। अब आगे चल के देखते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्यों में से क्या है। यानी हम सभी पढ़ने वाले हैं इस मानव नेत्र में जो अलग अलग भाग होते हैं उन सभी भागों के बारे में जानेंगे। भागों के साथ साथ उनके कार्यों के भी बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहला टॉपिक है पढ़ने के लिए श्वेत मंडल यानी कार्निया के बारे में। ये हमारी जो श्वेत मंडल होती है, कार्निया जो होती है वो क्या होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मानव नेत्र हमारा जो है वो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ता है। सामने वाला भाग जो होता है ये हमारा श्वेत पटल जो श्वेत भाग होता है और साथ ही साथ यहाँ बीच वाले भाग में कुछ ब्लैक सा पोर्शन दिखता है, तो उस भाग को यहाँ कार्निया कहा जाएगा। यानी इसी भाग से क्या होता है, प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे क्या है, ये लेंस है, नेत्र लेंस। इसी लेंस की मदद से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कार्निया वाला भाग हमारा क्या हो गया, यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। सामने वाले भाग में क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा ही होता है। ठीक है, लेंस यह एक उत्तल लेंस होता है। जैसे आप ये जान सकते हैं कि जो लेंस होता है वो दो प्रकार का हमको क्लास 10th में पढ़ना होता है। एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, किनारों पर पतला बीच में मोटा। और एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस से यहाँ पे होता है ये, बट हम लोग जो जानते हैं लेंस, वो लेंस क्या होता है, ग्लास का बना होता है। और मानव नेत्र में लगा जो लेंस होता है वो लेंस मसल्स के बने होते हैं, टिश्यू के बने होते हैं। ये कांच का लेंस नहीं होता है। यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता, मतलब पहुंचाने का काम करता। आप यहाँ देख पाएंगे ये कार्निया भाग है। कार्निया के आगे ये हमारी पुतली होती है। पुतली के आगे जस्ट आगे क्या है, परितारिका है। परितारिका के जस्ट आगे ये हमारी जो भाग होती है नेत्र तारा के नाम से जाना जाता है। ये हमारा नेत्र लेंस है और ये नेत्रोद या आइरिस के भी नाम से जानते हैं इस भाग को। नेत्र लेंस हो गया क्रिस्टलीय नेत्र लेंस। आगे ये कचाव द्रव होता है और ये देख पा रहे होंगे पश्चमावी पेशियाँ हैं जो नेत्र लेंस को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और ये दृष्टि पटल होता है और साथ ही साथ ये पीत बिंद होता है। और ये जो पीला वाला भाग दिखा दिया गया दृक तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम, जिसके मदद से यहाँ बनने वाले किसी भी इमेज जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र का, वो इसी वाले भाग पर बनता है। तो इस भाग पे बने हुए किसी भी प्रतिबिंब के को वो कौन पहुंचाने का काम करता है, हमारी नर्वस सिस्टम जो होती है वो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को पहुंचाती है कि वहाँ पे किस प्रकार का इमेज बना हुआ है। तो चलिए आगे देख लें।
नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। प्रकाश की किरणों को कहाँ पहुंचाएगा? रेटिना पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब क्या करता है ये? जैसे हम लोग जानते हैं नेत्र लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बदलता रहता है, मतलब निकट की चीज़ों को भी देख पाता है, दूर के भी वस्तुओं को भी दिखा पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी फोकल लेंथ को यह क्या कर सकता है? आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकता है। इसीलिए वस्तुओं को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। परितारिका क्या होता है? कार्निया के ठीक पीछे गहरा पेशी डायफ्राम होता है। जस्ट इस वाले भाग में यहाँ पे क्या पाया जाता है? परितारिका पाया जाता है। पुतली हमने बताया था, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? नेत्र के अंदर पहुंचने वाले प्रकाश को ये पुतली वाली भाग, ये वाला भाग क्या करता है? नेत्र तारा वाला भाग क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रकाश में चले जाएंगे तो वहाँ पे ये क्या करेगा? अपने साइज को छोटा कर लेगा, जिससे इसके भीतर कम से कम मात्रा में प्रकाश पहुँचे। और कम प्रकाश में आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो डायमीटर होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रकाश की पर्याप्त मात्रा अंदर पहुँच पाती है। रेटिना जो हमारी जो दृष्टिपटल होती है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। एक बात बता दें, ये जो भाग होता है इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना पे क्या पाई जाती हैं? बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सुग्राही होती हैं किसके? प्रकाश के लिए। मतलब प्रकाश अधिक जिस भी आकार में प्रकाश यहाँ पहुँचेगा वो उसी शेप में एक्टिवेट होती हैं और इसी वजह से हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश देखिए यहाँ पे क्या कहा? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर मतलब यहाँ से जब प्रकाश पहुँचेगा, यहाँ जब पहुँचता है तो लाइट ये क्या होता है? एक्टिवेट होती हैं, ये कोशिकाएं एक्टिवेट होने लगती हैं। तो प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक वेव वहाँ जनरेट होता है। ये सिग्नल दिक् तंत्रिकाओं द्वारा, मतलब हमारी जो प्रकाश तंत्रिका तंत्र है ना, ये नर्वस सिस्टम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, तो ये क्या करती है? हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। यानी मस्तिष्क क्या करता है? इन चीज़ों को समझ पाता है और हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मानव नेत्र, जो कि एक फिगर के माध्यम से हमने क्या कर लिया? समझ लिया। इसी क्रम में आगे देखते हैं दूरबिंदु। दूरबिंदु यानी फार पॉइंट क्या होता है? वह अधिकतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। मतलब जो नेत्र ठीक ठाक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके लिए दूरबिंदु फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट पर होता है। और निकट बिंदु नियर पॉइंट वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देख सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, निकट बिंदु स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना बताया गया है? 25 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, निकट बिंदु मनुष्य के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर है, मतलब स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना कहा जाता है? 25 सेंटीमीटर। कैपिटल D = 25 सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। इसी क्रम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है क्या चीज़? समंजन क्षमता। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टॉपिक है क्या चीज़? समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? अभिनेत्र लेंस, मतलब हमारी जो नेत्र में पाए जाने वाला लेंस होता है उस लेंस के बारे में बात हो रही है। अभिनेत्र लेंस कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अभी हम जस्ट इससे पहले कुछ टाइम पहले बात किए थे कि ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या कर सकता है? व्यवस्थित कर सकता है, जिसके वजह से रेटिना पर वो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन पाता है और चीज़ों को देख पाते हैं हम लोग। यानी अपने फोकस दूरी को व्यवस्थित करने की जो क्षमता होती है नेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ क्या देखिए, पश्चिमावी जो पेशियाँ होती हैं नेत्र लेंस के जस्ट पीछे, वो क्या होती है? अगर शिथिल हो जाती हैं तो उस केस में शिथिल होना मतलब नॉर्मल हो जाना, एकदम कोई प्रेशर नहीं है नेत्र लेंस पर, तो लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है और फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है।
लेकिन अगर यही क्या हो जाए, पश्चिमावी पेशियाँ सिकुड़ने लगी, मतलब सिकुड़ जाएँ, तो लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा। और नेत्र लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होने का मतलब जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और नेत्र लेंस पतला होता है कब, जब हमारी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी जब नेत्र लेंस हमारा शिथिल पड़ जाएगा। नॉर्मल अवस्था में जब चीज़ों को हम देखते हैं उस दौरान हमारी जो नेत्र लेंस होती है वो कैसी होती है, पतली हो जाती है, और वस्तु को हम फोकस दूरी क्या होती है हमारी तब बढ़ जाती है। ठीक, इसी क्रम में आता है मानव नेत्र के कुछ दोष, यानी दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, यानी नेत्र में कुछ दोष भी होता है, उस दोष का क्या संशोधन होता होगा, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मोतियाबिंद एक प्रकार का ये भी दोष होता है। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा दुधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। देखते होंगे कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उम्र मतलब ज़्यादा हो जाता है, बुजुर्ग होते हैं, तो उनका जो आँख का काला वाला भाग होता है वो सफ़ेद दिखता है या धुंधला दिखाई पड़ता है देखने से। तो उस केस में उस बीमारी का क्या नाम होता है, मोतियाबिंद होती है। और मोतियाबिंद कुछ लोगों को पूर्ण रूप से होता है, तो चीज़ों को वो साफ एकदम बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों का कम मात्रा में होता है तो वो धुंधला दिखाई पड़ता है, उनको वस्तुएं कैसे दिखती हैं, धुंधला दिखाई देती हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद, मतलब उनका ऑपरेशन करने के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मतलब मोतियाबिंद अगर किसी को हो जाता है तो उस भाग को ऑपरेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। इसी क्रम में आता है कुछ दोष ऐसे हैं जैसे कि निकट दृष्टि दोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये निकट दृष्टि दोष हम सभी के लिए और हमारे व्यवहारिक मतलब चीज़ें समझने के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दैनिक जीवन में आंखों के सामने हम लोगों को कुछ किसी न किसी को जरूर हुआ रहता है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में नाम तो लग रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीज़ें, ये मायोपिया की बात हो रही है। इस केस में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। मतलब जैसे जो मनुष्य का नेत्र स्वस्थ होता है उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। मतलब अनंत पर रखी चीज़ों को वो सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, निकट के आसपास आ जाए अनंत न होकर के, तो क्या होगा, वो दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा, मतलब और पास की चीज़ों को नहीं वो साफ साफ देख पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको याद रखने के लिए क्या बात बताई जा रही है कि इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। आपको याद रखना चाहिए कि निकट नाम आ रहा है तो निकट की चीज़ों को वह साफ साफ देखेगा लेकिन दूर की चीज़ों को साफ वह नहीं देख पाएगा। ठीक, दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? इस दोष के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। मतलब नेत्र गोलक जो होता है ना, आँख का जो डायमीटर होता है नेत्र का, अगर उम्र दराज होता है आदमी तो उसका डायमीटर क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसके वजह से वो प्रकाश की किरणें जो होती है ना वो रेटिना पर नहीं इंटरसेक्ट करती, नहीं कट करती हैं, इसलिए वहाँ पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं है रेटिना पर। और रेटिना पर नहीं बनेगा तो उस मनुष्य को साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा रीज़न क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो भी ठीक है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है अगर अधिक हो जाएगी तो फोकल लेंथ का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। आपको हम दिखा दें फिगर के माध्यम से। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि नेत्र लेंस यहाँ पे देख रहे हैं, फोकल लेंथ उसका यहाँ यहीं तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका फोकल लेंथ है। तो इस यहाँ मतलब पहले रेटिना तो यहाँ पर है, रेटिना पर कट करना चाहिए, रेटिना पर वो प्रकाश की किरणें कट नहीं करती हैं। अगर रेटिना पर नहीं कट करती हैं तो वो वस्तु का प्रतिबिंब हमको साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा, क्लीन नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए जो दूर की चीज़ें हैं ना वो साफ नहीं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की चीज़ों को क्या कर पाता है, साफ सुथरा देख पाता है। देखिए निकट पर रखी वस्तु को आप प्रतिबिंब कहाँ पर, रेटिना के पीत बिंदु पर बना। यहाँ इस बिंदु का नाम बताया जाता है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। और इस बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब में स्पष्ट रूप से दिखाई दे पड़ता है। ठीक, तो हमको याद रखना चाहिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई हमको साफ सुथरी नहीं पड़ती हैं।
ठीक है। तो इसके कुछ निवारण भी हैं, कैसे निवारण किया जाए इस प्रकार के दोष से पीड़ित अगर मनुष्य तो उसके आँखों के सामने क्या लगा दिया जाता है, अवतल लेंस से बना एक चश्मा लगा दिया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस अवतल लेंस को लगा देने से उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता है ओ पर, और ओ पर बनने वाले प्रतिबिंब को ये लेंस, अच्छा हमारा जो नेत्र लेंस जो होता है वो क्या करता है, वस्तु को समझ पाता है और उसको फिर रेटिना पर पहुंचा देता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमको अस्पष्ट प्रतिबिंब यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी मनुष्य को साफ सुथरा देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसी क्रम में दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है वो निकट दृष्टि दोष का जस्ट अपोजिट होता है। देख सकते हैं आप, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक, क्योंकि इनके लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर नहीं होता, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है। दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? दोष उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। मतलब फोकस दूरी, जो मानव नेत्र का जो लेंस है वो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेटिना पर प्रकाश की किरणें नहीं कट होंगी, वो कहाँ पर, नेत्र लेंस से नेत्र गोलक से बाहर कहीं जा कर के कट करेंगी। दूसरा क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर इसका डायमीटर, इस गोलक का डायमीटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो भी ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ कट कर रही है ना, वो कहीं बाहर जा कट करेंगी। निवारण के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये निकट की वस्तुएं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट क्या कर पाता है, देख पाता है। लेकिन जस्ट इसी में देखिएगा, निकट की वस्तु के लिए ये क्या कर पा रहा है, प्रतिबिंब को कहीं बाहर जाके कट करके बना रहा है। तो यहाँ पे बनना चाहिए रेटिना पर, ये कट करना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पे कट करता नहीं है, इसलिए साफ सुथरा हमको दिखाई नहीं पड़ता। और जब हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं इसके सामने, तो वो क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा सा और क्लियर करके कहाँ पर पहुँचा देता है, हमारे रेटिना पर पहुँचा देता है। और रेटिना पे बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वो हमको कैसी दिखाई पड़ती है, बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ती है, साफ सुथरी दिखाई पड़ती है। ठीक, इसी क्रम में आगे हमको पढ़ना होता है जरा दृष्टि दोष। ये यानी आपको बता दें, ऐसा नेत्र जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। कारण क्या होता है, ये जो पश्चिमावी पेशियाँ जो होती है ना, वो बिल्कुल दुर्बल हो जाती हैं। मतलब जो बहुत वैसे हो जाते हैं, लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं आँख की, वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल दुर्बल हो जाती है, लूज हो जाती है, जिस वजह से ये मानव नेत्र में देखने को मिलता है समस्या। कृष्णिक लेंस का लचीलापन हो जाना, मतलब जो नेत्र लेंस है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल लचीलापन वाला हो जाता है, इसलिए वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के प्रयोग से भी किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार का दोष, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष होता है, तो व्यक्ति के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंसों का आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल का, निचला भाग कैसा लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। देखिए दोनों प्रकार से देखने को मिलता है। जरा दृष्टि दोष में कभी कभी ज़्यादा प्रभावी होता है कौन सा, उत्तल लेंस, यानी कौन सा, दूर दृष्टि दोष उसमें हो जाता है ज़्यादा प्रभावित, तो उत्तल लेंस से ही काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, दोनों प्रकार पूरा मतलब निकट भी है और दूर भी, दोनों समस्या क्रिएटेड हो जाती है आँख। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, द्विफोकसीय लेंसों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा लेंस, ऐसा चश्मा जिसमें ऊपर और नीचे दोनों भाग में, मतलब आधा भाग में अवतल लेंस और आधा भाग में उत्तल लेंस लगा होगा, और जिसके वजह से वस्तु को क्या कर पाता है, तब देख पाता है। दोनों नेत्रों का सिर पर समाप्त होने की ओर, देखिए खास बात है, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है। मानव नेत्र जो होता है हम लोगों का, वो हम लोगों के चेहरे पर बिल्कुल सामने ही क्यों होता है, एकदम सामने होता है, क्या रीज़न है, उससे क्या फ़ायदा होता है। इससे हमें क्या होती है, त्रिविम चाक्षुषी, मतलब कहने का 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। हम चीज़ों को मतलब 3D में देख पाते हैं। जैसे आप जानते हो कि 3D कैमरा आजकल आया हुआ है, 3D प्रिंटर आया हुआ है,
और साथ ही साथ 3D आप देख पाते होंगे, एक वो सिस्टम आता है, बिल्कुल गेम वगैरह लोग खेलते हैं उस तरीके का 3D सिस्टमों को, मतलब हम लोग प्रत्यक्ष तो ऐसे भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ 3D में ही दिखता है। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से मुमकिन हो पाता है कि हमारे पास 2 आँखें और दोनों एक ही साइड है, मतलब एकदम बिल्कुल फ्रंट में ही दोनों देखने का काम करती हैं। इस वजह से ये हमको मदद करता है कि हम 3D में चीज़ों को देख पाएँ। इससे हमारा दृश्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, मतलब चौड़ाई में, ज़्यादा चौड़ाई में चीज़ों को हम देख पाते हैं, ज़्यादा क्षेत्रफल में देख पाते हैं। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो स्पष्ट नहीं होता है उसको भी हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब आता है जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में प्रश्नावली। सबसे पहला तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि के नेत्र रोग का निवारण कैसे हो सकता है, या तो आप द्विफोकसी लेंस लगा दीजिए, है ना। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार का दोष होता है। द्विफोकसी लेंस मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है। निकट दृष्टि दोष का जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र मतलब जो 25 सेंटीमीटर होता है ना, 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। आपका मित्र किताब ठीक से पढ़ पाता है, परंतु ब्लैक बोर्ड से रखी चीज़ों को नहीं पढ़ पाता। इसका मतलब दूर की चीज़ों को वो देख नहीं पाता, पास की चीज़ों को वो देख पाता है। तो इसको कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है भाई। सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु निकट बिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो इनफाइनाइट पर होता है, निकट बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष में अंतर बता दीजिए। जब भी आपने सब कुछ पढ़ा है उसके आधार पर आप क्या कर पाएंगे, इनका अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। जरा दूर दृष्टिता दोष क्या होता है भाई। जरा मतलब कहने का जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष के कारण बताइए और इसका निवारण बताइए। इस सभी के बारे में हमने चर्चा ऊपर किया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर से कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए कौन सा लेंस चाहिए, हमेशा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है और कैसे। आपका नाम बता दें हम, ये जो पुतली होती है, नेत्र तारा होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझा दीजिए। ठीक है, मानव नेत्र का हमने जस्ट ऊपर चर्चा कर दिया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके द्वारा मुख्य दो कारण, मतलब इसके मुख्य दो कारण क्या है, रेखांकित बनाकर आपको क्या करना है, इसके निवारण का दिखा देना दोष को। इन सभी के बारे में ऊपर चर्चा किया जा चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र निकट दृष्टि दोष व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। कारण एक नेत्र गोला का लंबा होना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ऊपर चर्चा किया जा चुका है, इसीलिए अब यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है। प्रिज्म होता क्या है पहले वो तो समझ लिया जाए। आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज के आकार का कुछ डायग्राम बना हुआ। अगर ये क्या हो, बिल्कुल शीशे का हो, ग्लास का हो, है ना, इस तरीके से बना हुआ शीशे का ग्लास का ट्रायंगुलर फॉर्म, ऐसे पीछे की तरफ भी बना हो लंबा सा, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस बने हुए ठोस को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का ये जो ऊपरी भाग है इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ये प्लेट ये हुआ, एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया। इन दोनों तलों को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक तल अपवर्तक तल कहते हैं। इस तरह से कोई लाइट रे अगर जाती है ना तो ये अपने रास्ते से भटक जाती है, यानी अपवर्तन की क्रिया इसमें हमको समझना है आगे चल के। देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, प्रकाश की कोई किरण पी क्यू डायरेक्शन से जा रही है, ई पर इसका अपवर्तन वो ये देख पा रहे होंगे, ये अभिलंब है ना, ये एन डैश क्या है, अभिलंब है। जब कोई प्रकाश की किरण पी क्यू मार्ग से यहाँ पे आपतित हुई तो ये आपतन कोण, और ये अब अपवर्तित हो गई, ई से एफ तक अपवर्तन हो रहा है इसका, फिर से यानी ये इतने भाग में अपवर्तन हो रहा है, जस्ट एफ से आर एस की तरफ ये निर्गत हो रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रकाश की किरण प्रिज्म का ये आधार भाग है, तो इस आधार की तरफ क्या हो गई है, मुड़ गई है। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चल के फिर ऐसे हो गई, फिर यहाँ से इस मार्ग से वापस निर्गत हो रही है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के वजह से वो प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की तरफ ही क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी प्रिज्म में देखा जाए दो बार अपवर्तन हुआ, मतलब दो अपवर्तक पृष्ठ हैं,
इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के द्वारा यहाँ पर प्रिज्म का क्या हुआ है, प्रकाश का क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है। एक बार आपतन कोण आई बना है, एक बार अपवर्तन कोण यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक अंदर अपवर्तन कोण बना, एक बार यहाँ आर डैश बना, एक बार आई डैश बना हुआ है ना। अब आगे हम बात कर लें विचलन कोण, मतलब कितना कोण यह विचलित हुआ है। देख पा रहे होंगे ये जो GH डायरेक्शन है, इस GH डायरेक्शन को हम कर देखें तो प्रकाश के आपतित होने का डायरेक्शन है। ये इस मार्ग से ऐसे आगे चली जाती है, ऐसे जाती है आगे की तरफ। लेकिन होता क्या है, ये उस मार्ग से न जा कर के वो इस मार्ग से जाती, ऐसे निकल जाएगी यहाँ तक। तो देखा ये जाता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच का कोण होता है, इस कोण का क्या नाम है, विचलन कोण। कितना ये डेविएट हुआ, यानी विचलन कोण हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको, डेल्टा क्या होता है, क्लास 11-12 में मिलता है पढ़ने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, हमको यही पढ़ना है कि जो कांच का प्रिज्म होता है उसे श्वेत प्रकाश मतलब सनलाइट से आने वाली जो प्रकाश होती है, जो सनलाइट की प्रकाश होती है, उसको हम कह सकते हैं क्या चीज़, श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। उस प्रकाश का विक्षेपण होता है, मतलब वो अपने रास्ते बिखर जाता है, वो अपने अपने अवयवी रंगों में। देखिएगा क्या है, सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। यानी बैगनी रंग होता है, उसके बाद आसमानी रंग भी कह सकते हैं, फिर नीला रंग कह सकते हैं, हरा रंग कह सकते हैं, पीला कह सकते हैं और नारंगी के साथ साथ लाल। इसी को विविग्योर के भी पैटर्न से जानते हैं, VI है ना। V से बैगनी हो जाएगा, आप जान ही रहे होंगे, वायलेट होता है, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा और नारंगी ऑरेंज हो जाएगा। जस्ट उसके बाद क्या होता है, रेड होता है, लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है घटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के पर आपतित होता है तो अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, बिखर जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे श्वेत प्रकाश आया, ये विविग्योर पैटर्न में ब्रेक हुआ, फिर एक उल्टा प्रिज्म अगर रख दिया जाता है तो फिर से स्क्रीन पर ये श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार की घटना सबसे पहले कोई देखा था तो कौन देखा था, वो न्यूटन ने देख पाया था, है ना। और एक बात को बता दें, इंद्रधनुष जो होता है आपका, है ना, इंद्रधनुष के बारे में आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, समझे भी होंगे। इंद्रधनुष में भी 7 रंगे पाए जाते हैं, बिल्कुल यही पैटर्न उसमें भी पाया जाता है ना, विविग्योर का पैटर्न। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसमें भी होता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेकिन किसके द्वारा, जल की छोटी छोटी बूंदें होती है। जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ हवा में जल की बहुत सूक्ष्म बूंदें क्या होती हैं, उड़ती रहती हैं और जब श्वेत प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिसके वजह से 7 रंगों का पैटर्न हमको वहाँ पर दिखाई पड़ता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात यानी इसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण वो विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँच पाते हैं। वर्ण मतलब यहाँ क्या, रंग है ना। इन रंगों को हमारे यहाँ का देखिएगा, जस्ट इसके बाद यहाँ फिगर में ये क्या, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जल की एक छोटी सी बूंद में एंट्री की, एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ, है ना। ये क्या हुआ, वायु से जल की बूंद यानी पानी में प्रकाश प्रवेश किया तो अपवर्तन हुआ। एक बार आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रकाश का क्या हुआ है, सघन माध्यम में ही परावर्तन हुआ, मतलब पानी से पानी में ही परावर्तन हो गया। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक बार फिर अपवर्तन हुआ, जिस वजह से ये 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है।
तो लाल रंग ऊपर चला जाता है और बैगनी रंग नीचे आ जाता है। और यहाँ इस वाले भाग में मनुष्य होता है, जहाँ पर इसकी आंखें होती हैं, चीज़ों को जब देखता है वो, तो उसको लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे की तरफ से ये पैटर्न प्राप्त होता है। विबिग्योर आपको बताया था हमने, आपको वर्डों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। वी मतलब आप जानते हैं वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मीन्स क्या होगा, येलो होगा, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब क्या होता है, रेड होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जस्ट इसी के आगे प्रिज्म के बारे में दिया रखा है फिर से। किसी प्रिज्म से गुजरने वाले के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, है ना। इनका जो अलग अलग कोण होगा ना, मतलब आप विचलन कोण हमने पढ़ा था ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। देखेंगे आप यहाँ सबसे ज़्यादा विचलन कोण पाया जाता है बैगनी रंग के लिए। सबसे नीचे वी है ना, तो वी के लिए सबसे ज़्यादा विचलन कोण पाया जाता है। सबसे कम विचलन कोण किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए होता है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन, हमने आपको बताया था कि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था। मतलब रंगों का ये जो विशेष क्रम विबिग्योर का मतलब पैटर्न देखने को मिला था, तो सबसे पहले कौन देखा था, ये न्यूटन ने देखा था। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न, मतलब ये जो 7 रंग देखने को मिल रहा था, वो सोचे ये कि इसमें के भीतर भी कुछ अलग अलग प्रकार के रंग हो गए थे। एक प्रिज्म और इन्होंने लगा दिया, ऊपर उल्टा करके लगाया गया था, जो 7 रंगों में टूट गए। मतलब पहला ने क्या किया, 7 रंगों में तोड़ा, दूसरे ने क्या किया, 7 रंगों को जोड़ करके फिर से श्वेत प्रकाश को में बदल दिया। तो विभक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिले, मतलब उससे अधिक रंग उसमें नहीं पाया गया। फिर उन्हें एक दूसरा सर्वम प्रिज्म अपने पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, मतलब इस प्रिज्म के जस्ट अपोजिट में एक और प्रिज्म रखें, जैसे कि आपको यहाँ हमने दिखा दिया है। जस्ट यहाँ देखिए, एक प्रिज्म सीधा है और ये दूसरा प्रिज्म क्या है, उल्टा लगा हुआ है। इसने क्या किया, 7 रंगों में तोड़ा, दूसरे ने क्या किया, 7 रंगों को जोड़ा, जोड़ के तोड़ के सब कुछ मिला जुला करके क्या हुआ, श्वेत प्रकाश के रूप में बदल दिया, है ना। तो न्यूटन ने सबसे पहले इस बात को बताया कि इस तरीके की घटना भी होती है। अब आपको बता दें हम, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त क्या होता है। मतलब जो सुबह सुबह हमको लाल रंग का सूर्य देखने को मिलता है ना, वो मतलब पहले ही दिखाई पड़ जाता है। वो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमको करंट टाइम में दिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमारे नेत्र तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। सूर्य छिपा ही रहेगा, लेकिन प्रकाश की किरणें अब वायुमंडल से अपवर्तित होकर के हमारे नेत्रों तक पहले ही पहुंच जाता है। इसलिए पहले ही सूर्योदय हो जाता है और बाद तक कहीं सूर्यास्त होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, मतलब 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ेगा। और वास्तविक सूर्यास्त के समय लगभग क्या होता है, 2 मिनट पश्चात तक दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त हो भी जाता है, यानी सन क्या होता है, छिप जाता है, उसके बावजूद हमको क्या होता है, वह दिखाई देता रहता है। लेकिन कितने मिनट तक, 2 मिनट तक हमको वो दिखाई पड़ता है। तारों की आभासी स्थिति क्या होती है, आपको ये भी बता दें हम, जैसे वो है जस्ट ऐसे ये भी है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश जब करता है ना, तो अलग अलग परतों से होकर गुजरता है। यानी प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल की अलग अलग क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसके वजह से हवा के इस परतों से होकर गुजरता है जब प्रकाश, तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये तारे की स्थिति हो गई और ये उसकी आभासी स्थिति होती है। तारा यहाँ होगा लेकिन हमको दिखाई पड़ेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी तरफ ये प्रकाश पहुँचता है ना, तो उसका लगातार क्या होता है, अपवर्तन होता है। और उन्हीं अपवर्तन होने की वजह से प्रकाश हमको ऐसा लगता है कि सीधे, हम ये जानते हैं ना प्रकाश सीधा चलता है, हमारे देखने की वजह से ये यहाँ कहीं दिखेगा हमको, है ना। तो यानी रियल फॉर्म में वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो होता कहीं और है और दिखता कहीं और है। ये घटना कैसे हो पाती है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है भाई, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। हमने बताया आपको जस्ट अभी कि जब प्रकाश की किरण हवा में क्या करता है, चलता है, तो अलग अलग लेयर से होकर गुजरता है, और अलग अलग लेयर से होकर जब प्रकाश गुजरेगा तो उसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव में क्या क्या आने को देखने को मिलता है? तारों का टिमटिमाना। अब आप देखते होंगे रात के समय में तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और ये तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर उस केस में आपको मिलेगा जस्ट कि प्रकाश की किरणों का लगातार अपवर्तन होता रहता है, और अपवर्तन की वजह से वो हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। कभी प्रकाश ज़्यादा पहुँचेगा हमारे नेत्र तक, तो कभी प्रकाश हमारे नेत्र में कम पहुँचता है, इस वजह से वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त, अभी जस्ट मैंने बताया 2 मिनट पहले ही और 2 मिनट बाद तक दिखाई दे पड़ता है सन। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, तारा की स्थिति कुछ और होती है और दिखाई कहीं और पड़ता है। गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन होना, ये घटना ये भी है। गर्म वायु जो होता है ना, उसकी जो घनत्व होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए डेंसिटी कम होने की वजह से, और जब डेंसिटी कम वाले और डेंसिटी अधिक वाले मीडियम में प्रकाश गुजरता है तो वहाँ पर उसका अपवर्तन तो होना कन्फर्म है। जस्ट इसके आगे पढ़ने को मिलता है, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक का माध्यम अभी जस्ट मैंने बताया आपको। इतना सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन आप ये समझ जाइए, ये अगर ये ऊपर का भाग कैसा हो, बिल्कुल आपको बता दें, ऊपर वाले भाग में आपको क्या पढ़ना है, जैसे ऊपर वाले भाग में कैसा जगह हो, ऊपर का भाग कैसा हो, वायु बिल्कुल गर्म हो, इस भाग में एक गर्म जगह हो, तो वहाँ पे गर्म हवा अगर होगा तो उस गर्म हवा में उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। लेकिन उसमें नीचे का भाग अगर कैसा हो, ठंडा हो, तो वहाँ उस ठंडे भाग पर हवा कैसा होगा? अधिक सघन वाला होगा। अब विरल हो गया गर्म हवा वाला, सघन हो गया आपका ठंडा हवा वाला। तो जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से सभी घटना देखने को मिलती है, और अलग अलग परत की जो हम बात कर रहे थे वायुमंडल में, वो भी घटना देखने को मिलती है। ठीक, तारों का टिमटिमाना भी बिल्कुल इसी पर बात है कि जब अलग अलग परतों से होकर प्रकाश की किरण गुजरेगा तो लगातार उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा, जिसके वजह से हमको क्या होगा? प्रकाश हमारे नेत्र तक कम तो कभी अधिक इस तरीके से पहुंचता है, और तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। एक टॉपिक और पढ़ने को मिलता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे पूछा जाए कि आसमान का जो रंग होता है वह नीला क्यों होता है? क्या कारण है कि आसमान का रंग नीला होता है? तो नीला होने का रीज़न ही यही है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी धूल के कण या फिर वायुमंडल के छोटे छोटे अणुओं से क्या होते हैं? टकराते हैं ना, तो वहाँ पे 7 रंगों में जो नीला रंग होता है उसी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कौन सा रंग फैलता है वहाँ पर? 7 रंगों में से नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। इसी वजह से जब फैलाव हो रहा है नीले रंग का आसमान में, तो आसमान हमको कैसा दिखाई पड़ता है? नीला रंग दिखाई पड़ता है। देखिए, टिंडल का प्रभाव इसी क्रम में आया बताने के लिए कि टिंडल का भी प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल, देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों, धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, मतलब छोटे छोटे जो धूल के कण आसमान में तैरते रहते हैं, तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। आप देखते हो कि कभी किसी घर में क्या हो, खिड़की खुली हो और उसमें धूल वगैरह ज़्यादा हो और पतला सा प्रकाश आता हो छोटे से भाग से, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रकाश बिल्कुल एकदम सीधी लाइन बना करके चल रहा है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है ना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही हो पाता है, जो आपको बीम ऑफ लाइट देखने को मिलता है। जैसे आप टार्च जलाओगे धुआं वाले जगह पर, जहाँ धुआं हो, तो टार्च जिसका लाइट जिस मार्ग से जाएगा बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। तो ये क्यों हो पाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हो पाता है। उदाहरण नंबर 1, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म क्षेत्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है ना, आप ये बिल्कुल फील किए होंगे। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, उन पेड़ों के पत्तों से बीच से कहीं से प्रकाश सूर्य का क्या हो,
छाए वाले भाग में आता है तो देखोगे आपकी एकदम टार्च की तरह जैसे बीम जलता है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास कहीं ना कहीं वो प्रकाश पहुंचता है। तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार का टिंडल प्रभाव है। रेले का नियम होता है। रेले का नियम क्या है, रेले के जो नियम है ना, इसी नियम से पता चलता है प्रकाश का प्रकीर्णन किसके लिए अधिक होगा, किसके लिए कम होगा। आपको बता दें 7 रंगों का जो प्रकाश होता है, सभी रंगों का अपना अपना क्या होता है, एक तरंग दैर्ध्य होता है। ये क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेमडा जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ना, तो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम, इसलिए प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए 1/1/4 यानी लेमडा जिसका कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। 7 रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जिस कण से वो टकरा रहा है ना, उस कण के आकार पर भी डिपेंड करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण कौन से रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं, नीले रंग को। बड़े आकार के जो कण होते हैं वो किसको, बड़े तरंग दैर्ध्य वालों को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णित करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी हो सकता है ना, जो का मतलब बड़े आकार के ज़्यादा हो गए हैं। जैसे आप जानते हो है ना, कोई बड़ी वस्तु है तो आपको चमकती हुई जब दिखती तो कैसी दिखती है, सफ़ेद दिखती है। ठीक, प्रश्न आता है कि जो आपका खतरे की जो बताई जाती है कलर है ना, खतरे की जो कलर बताई जाती है वो किस कलर की बताई जाती है, लाल रंग की बताई जाती है। आखिर क्या कारण है कि जो खतरे के लिए कलर बनाया गया वो कौन सा कलर बनाया गया, लाल रंग का बनाया गया। तो रीज़न ये है कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए वो बहुत दूर तक चल कर जाता है ना, प्रकीर्णित होता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे खतरे के संकेत का, आप यहाँ देखेंगे खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखलाई पड़ता है। जब प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा तो वो सीधे सीधे कहाँ, बहुत दूर तक चला जाता है, जिसकी वजह से दूर से ही खतरे को हम लोग समझ पाते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये हमने जस्ट आपसे बातचीत कर चुके हैं हम आपसे, कि नीला रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि हमको आसमान का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, वायुमंडल में वायु के कण हो जाए या अणु हो जाए, अत्यंत सूक्ष्म कणों के आकार दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अपेक्षा छोटा होता है। ये कण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश यानी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी अधिक होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है, नीला रंगी होता है, इसलिए वो हमारी आंखों को कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी एक प्रकार का रीजन आप समझ लें। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है भाई, जब आसमान पर ऊंचाई की तरफ जब कोई क्या करता है, पैराशूट लेकर के उड़ता हो या हवाई जहाज़ से देखा जाता हो खिड़की के मार्ग से, कि आसमान का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अब आपकी दूरी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वायुमंडल के छोटे छोटे मतलब जो कण आपको यहाँ ज़मीन से देखने से ज़्यादा मात्रा में हवा के परत दिखने को मिलेंगे, उतना अधिक मात्रा में वहाँ पर आसमान से नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन ऊंचाई पर क्या होता है, कम मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए वो हमको वहाँ पे नीला रंग न दिखाई पड़ के कैसा दिखाई पड़ता है, काला रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपके लिए, इतने सभी कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सफ़ेद बादल क्यों प्रतीत होते हैं, जो बादल का रंग होता है वो सफ़ेद क्यों दिखाई पड़ता है ना। बादल सूक्ष्म पानी की छोटी छोटी बूंदों को लेकर के बना होता है। जो बादल होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी बूंदों के पानी से मिलकर बना होता है। पानी की छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक होते हैं। मतलब जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है ना, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में आता है। तो उस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, और वही वो 7 रंग हैं। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। जब जल की छोटी छोटी बूंदों से सभी के सभी प्रकाश मतलब 7 रंग जब टकराएगा, निकलेगा उसमें से प्रकीर्णित होकर के, तो 7 रंग होने की वजह से कैसा दिखाई पड़ता है, सफ़ेद दिखता है। न्यूटन ने भी तो बताया यही बात कि सभी 7 रंगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, रंग सफ़ेद रंग दिखाई देगा। ग्रह नहीं टिमटिमाता हुआ दिखता है, जबकि तारे हमको क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। देखिएगा तारों के पीछे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं कौन, ग्रह, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जा सकता है। यदि गृह प्रकाश के बिंदु स्रोत, जैसे आपको हम बता दें चाँद, चाँद आपको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वही तारा क्या होता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि जो चाँद होता है पृथ्वी के नज़दीक है, जबकि तारा क्या है, बहुत दूर है। उतनी दूरी से चलकर आने की वजह से प्रकाश की कम मात्रा तारों की वजह से आता है, जबकि जो आपका चंद्रमा है वहाँ से प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में आता है। अपवर्तन तो दोनों की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ जो चाँद से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसका अपवर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मिक्स हो जाता है और चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, है ना। तो हमको वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिख पाता, है ना, क्योंकि अब भाई आँखों का यही है कि बहुत जो कम मात्रा में प्रकाश पहुँचेगा और अधिक मात्रा में प्रकाश पहुँचेगा तब वो समझ पाएगा कि वहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। लेकिन जब बहुत सारा प्रकाश एक ही साथ अपवर्तन होकर के पहुँच जाता है तो वो आँख इतना सेंसिटिव नहीं है कि समझ पाए, इसलिए वो हमको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। आगे है प्रश्नावली, अति लघुत्तरी प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक घटना आसमान में नीले रंग का कारण है प्रकाश का, आप जानते हैं प्रकीर्णन। टिंडन प्रभाव क्या होता है, ये भी हमने चर्चा कर लिया। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, ये भी हमने चर्चा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन उनको उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए वहाँ पे वो आसमान का रंग काला दिखता है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना उत्तरदायी है, ये आप सभी को हमने बताया। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये भी हमने बताया। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है, ये भी आपको बता दें, नहीं बताए हूँ अगर तो। देखिए सूर्य और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 7 रंगों में से जो लाल रंग होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, जो तो क्षैतिज अवस्था में यानी हॉरिजेंटल फॉर्म में बिल्कुल एकदम इस तरीके से सीधे वाले भाग पे ऐसे चलने के लिए, अगर यहाँ कहीं क्या हो, सन हो, और सन से बिल्कुल प्रकाश किरण ऐसे चलकर हमारे नेत्र तक पहुँचते, यहाँ पर पृथ्वी और पृथ्वी पर मनुष्य हो, तो क्षैतिज अवस्था में चलने के लिए कौन सा रंग सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, लाल रंग जा पाएगा, इसीलिए लाल रंग ही हमको क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, कारण सहित, ये भी सब कुछ बातें हमने बता रखा है। फिर द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रेखाचित्र बनाकर समझाइए, ये भी हमने बताया। निर्गत कोण, विक्षेपण कोण, सब कुछ हमने बताया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये टॉपिक तो हमारा क्या हो जाएगा, नियर अबाउट अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।